मेरे भाई मेरी आज की बात हमेशा याद रखना। जीवन की हर एक चीज, जीवन की हर एक मूल्यवान वस्तु आपका साथ छोड़ देगी। जीवन की हर एक चीज, जीवन की हर एक मूल्यवान वस्तु आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा हथियार है मेरे भाई जो आपका जीवन भर शांत नहीं छोड़ेगा। आपने अगर पढ़ाई दिल से की है, मन से की है, तो ये जो पढ़ाई है एक ऐसा हथियार है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कोई भी साथ तुम्हारा छोड़ दे, लेकिन पढ़ाई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ लड़ती रहेगी। ध्यान रखना, तो पढ़ाई बहुत बेहतरीन हथियार है, बहुत बढ़िया हथियार है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। तो मेरे भाई, अब हमारे जो बोर्ड एग्जाम है, इन बोर्ड एग्जाम के लिए 20 दिन, और इस 20 दिन में आपको किस टाइप से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम जो है ना सपना बनाए रखे हैं, हमारे माँ बाप का जो सपना है उसको हम पूर्ण कर सकें। तो बिल्कुल दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी को वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी आपको बताते हैं कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो मेरे भाई, आपको ये जो बचा हुआ 20 दिन का समय है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करना है। अगर आप रणनीति नहीं अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है, बट हमें रणनीति से पढ़ाई करना है। तो मेरे भाई, हमें रणनीति में हमें अब क्या करना है, अब हमें जो इम्पोर्टेंट नियम है या गणितीय व्यंजक है, सबसे पहले वो पढ़ाई करना है। इंपॉर्टेंट नियम या जो गणितीय व्यंजक है ना, इंपॉर्टेंट, अब वो पढ़ाई करना है। अब आपको पूरे के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि तुम नहीं एक एक चीज पढ़ेंगे, नहीं भाई, अभी तक समय था, आपने पढ़ लिया। अब तो आप इंपॉर्टेंट पढ़ो। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ना है। तो नियम परिभाषाएं पढ़नी, नियम और गणितीय व्यंजक पढ़ना है। फिर हमें परिभाषाएं पढ़नी है। फिर परिभाषाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, हमें वो परिभाषाएं पढ़नी है। मैं सारे नियम बताऊंगा, सारी परिभाषाएं बताऊंगा, कौन सी आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। सारा सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, वीडियो में पूरे जुड़े रहना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अंतर क्या है, हमें वो करना है पढ़ाई, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें नाम वाली अभिक्रिया बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाम वाली अभिक्रिया, क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि यही अभिक्रियाएं जो है ना, हमें क्या होता हमें पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ विधियां कर लेनी है कि भाई हमें इतनी विधियां तैयार करनी है, तो उतनी विधियों को सिलेक्ट करके रख लो कि भाई हमें ये विधियां कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो बचे हुए 20 दिन का है ये सब्जेक्ट, इसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूँ मेरे भाई, है ना, 12th केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना चीज आप हर सब्जेक्ट के साथ करोगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही आप, है ना, की पॉइंट बना लो कि भाई हमें ये पढ़ना है, क्या हमारा ये सब कंप्लीट है, तो हाँ, नहीं तो फिर हम और उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब आंकिक प्रश्न, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें आंकिक, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है वो हमें कंप्लीट करने हैं, है ना। तो अगर एमपी बोर्ड के वालों की बात करूं तो 2 और 3 यूनिट हो, सॉरी, फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है उससे हमें आंकिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड के हमें आंकिक प्रश्न बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, है ना। तो इनसे अपन को क्या होगा, हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है, ठीक है ना। अब कुछ क्या होता वाले क्वेश्चन वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आंकिक प्रश्न क्या होता वाले सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे हमें इस टाइप से हमें पढ़ाई करना है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज है वो हमें कवर करनी है, ठीक है। चलो, अब हमें बात यह है कि हमें नियम कौन कौन से पढ़ने हैं, नियम और गणितीय व्यंजक है ना, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखो, पहला तो नियम, आपका पहला नियम फर्स्ट यूनिट से आता है, हेनरी का नियम कंप्लीट करना है। राउल्ट का नियम आपको कंप्लीट करना है। आर्हीनियस जो नियम है, आर्हीनियस हमें कंप्लीट करना है। फिर हमें कोलरास नियम पढ़ना है कि कोलरास नियम क्या है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर वन टॉप समीकरण पढ़ना है, नैनस समीकरण पढ़ना है, ठीक है। और फिर हमने वो ऑर्गेनिक में पढ़ा था एक टॉलेन अभिकर्मक, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वो फैलिक विलयन है, वो करना है। मतलब हमें नियमों में केवल इतने नियम जो आपको दिख रहे हैं, ये नियम हमें कवर करने हैं।
बहुत अच्छे तरीके से। इन नियमों में से पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब नियम हो गए। अब आपकी बची हैं परिभाषाएं। तो परिभाषाओं में मेरे भाई मैं क्रम से लिखते जा रहा हूँ, इनको सबसे देख लेना अच्छे से। देखो, हमें मोललता कवर करनी है, हमें नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, ठीक है, फिर मोल प्रभाष, ठीक है, ये हमें कवर करना है। फिर इसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो क्या चीज है, हमें अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें जैसे हमने पढ़ा था ना क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, तो ये क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन है, ये क्या है, इनको हमें पढ़ना है। और क्वथनांक में उन्नयन से एक परिभाषा निकली थी केबी की, और क्वथनांक में हिमांक में अवनमन से केएफ की परिभाषा निकली थी, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना, फिर परासरण दाब क्या होता है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। फिर मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो है ना हमें पढ़ना है। फिर हमें सेल स्थिरांक, जो सेल स्थिरांक है, हमें सेल स्थिरांक भी पढ़ना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर हमें जो संक्रियण ऊर्जा है, हमें संक्रियण ऊर्जा भी पढ़ना है। देखो, मैं आपको 100%, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि आप 95 प्लस लेके आए, 95 प्लस के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर कोई वीक स्टूडेंट जुड़ा भी है मुझसे, है ना, जो कम पढ़ता है, तो भाई इनमें से ही आपको क्वेश्चन तैयार करने, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे, यही महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ही पढ़ना है, और यही पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। इनमें से अगर आधे क्वेश्चन भी कर लिए ना मेरे भाई, तो मान लो कि आधे परसेंटेज बन जाए, क्योंकि 100% पेपर इन्हीं में से आना है। समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फिर जैसे संक्रमण तत्व क्या है ना, या आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, तो देखो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व कौन होते हैं, डी ब्लॉक के। और आंतरिक संक्रमण कौन कौन से होते हैं, तो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो हमें ये परिभाषाएं करनी है। फिर लेंथेनाइड संकुचन क्या है, एक्टिनाइड संकुचन क्या है, ये पढ़ना है। फिर लिगेंड, उपसय संयोजन संख्या, है ना, फिर कीलेट, ईएन नंबर, है ना, कीलेट हो गया, ईएन नंबर, अब ईएन नंबर हो गया। अब फिर हमें आयुपीएसी नाम, और ये आयुपीएसी नाम का तो टॉपिक मेरे भाई ऐसा है कि अगर आयुपीएसी नाम पढ़ लिया ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो आयुपीएसी नाम के अलावा फिर और कुछ इस यूनिट में से ना पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आयुपीएसी नाम बहुत अच्छे से कर लेना, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आयुपीएसी नाम है, ऑर्गेनिक का नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद आपका फिर क्लोरोफॉर्म को भूल, चलो ये क्या होता है मैं बताऊंगा, है ना। चलो नेक्स्ट है फिर आपका एमीन क्या है। ये जो एमीन है हमने पढ़ा था अंतिम यूनिट एमीन का, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन क्या है ना, एमीन का वर्गीकरण, है ना, एमीन के क्षारीयता का क्रम। ठीक है, अब ये ऐसे करके हमें क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, उभयनिष्ठाइन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, ठीक है, अंगुली छापन, ये हमें परिभाषाएं, इतनी परिभाषाएं हमें तैयार करनी है कम से कम। ठीक है, बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुन लेना इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद हमें नाम वाली अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो नाम वाली हमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो देखो नाम वाली अभिक्रियाएं, देखो ध्यान से सुनते जाना, इनको टिक लगाते जाना अपनी कॉपी में, यही महा इंपॉर्टेंट है। अगले 20 दिन आपको यही करना है, और अगर ये कंप्लीट है आपका तो फिर परेशानी नहीं है, जिनका कंप्लीट नहीं है वो ये कंप्लीट कर लो भाई, एक एक को बहुत अच्छे से, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि पेपर में अक्सर जो है ना मिस्टेक होती है। ठीक है, जैसे बुर्स अभिक्रिया हो गई, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई, उल्मान अभिक्रिया, हुल्सडीकरण अभिक्रिया, सैंडवेयर अभिक्रिया, और जो क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म की जितनी अभिक्रियाएं हैं वो पूरी, है ना, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है, अब उसमें कार्बेलेमिन और राइमेटिमेन भी आ जाएगी। ठीक है, कॉल्बिसिमिट हो गई। अब देखो मैंने कॉल्बिसिमिट बोला, फिर सिमिट अभिक्रिया आपको करना है, युग्मन अभिक्रिया, है ना, और इसके अलावा जो फिनॉल का ऑक्सीकरण है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना। ठीक है ना, अब रोजनमुंड हो गई, कैनिजारो, एल्डोल संघनन, ठीक है, स्टीफेन सबचेन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण, ग्रेवियल थैलिमाइड, शॉर्टन बॉमन और एमिनो ऑक्सीडेंट, ये अभिक्रियाएं आपको कंप्लीट करनी है। मैं कह रहा हूँ, मैं कितनी की 95 प्लस की तैयारी करा रहा हूँ बेटा, ये 95 प्लस के लिए जो बता रहा हूँ इसमें से ही आना है आपको, 100% पेपर यहीं से आएगा। समझ रहे हो आप, तो इनकी आपको तैयारी करना है। तो मैं वो भी कह रहा हूँ कि जो आपको पास होना चाहता है वो भी पढ़े, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पढ़े, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, चलो अब विधियों भी हमें पढ़ना पड़ेंगे। तो विधियों में हमें क्या क्या करना है, तो बर्कले हार्टले विधि है ना, क्या होती है बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, फिर विद्युत रासायनिक सेल,
या जो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, ये क्या होता है, ठीक है ना। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ना। सीसा संचयी सेल क्या है, ईंधन सेल क्या है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ठीक है। और हमने पढ़ा था एसीटोन बनाने की विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, यही पढ़ना है आपको। ये महा इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा सिलेबस नहीं रख रहा हूँ, चुनिंदा चीजें ही आपके सामने रख रहा हूँ। यार इतना भी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या दिक्कत है ना, पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है ना, मुझे पता है कि आपको अपना, अपने माँ बाप का और हमारा सपना भी आपको पूरा करना है, तो आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो, है ना, फिर ये हो गया। अब कुछ अंतर वाले क्वेश्चन भी हमें बहुत जरूरी है, तो अंतर वाले क्वेश्चन में जैसे मोलरता और मोलरता में अंतर, अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, है ना। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर करना है, डीएनए सॉरी SN1 और SN2 में अंतर, है ना। फिर हमें क्या करना है, हमें डीएनए और आरएनए में अंतर करना है, कंप्लीट, है ना। ओके, फिर एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, हमारा ये छूट गया था, एल्कोहल फिनॉल में अंतर, ठीक है। फिर एमीन सॉरी एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर, एमिनो अम्ल और जो प्रोटीन है उसमें अंतर, और एक अंतर और लास्ट वाला, है ना, रेशेदार प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, है ना। रेशेदार प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब गोलाकार प्रोटीन, इसमें अंतर हमें कंप्लीट करना है। तो इतना ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना, और मेरे भाई आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाकर परेशानी होगी, ठीक है ना। चलो, अब कुछ क्या होता वाले क्वेश्चन और हमें कंप्लीट करना है, तो क्या होता वाले क्वेश्चन कंप्लीट करना है वो आप देख लो। तो देखो, अब क्या होता वाले क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन तो यही है कि मतलब जो एमीन होता है, एमीन है वो जल में विलय है क्यों। जो एमीन होता है ना बेटा, वो जल में विलय होता है, क्यों होता है एमीन जल में विलय क्यों होता है ना। अब जो एमीन है इसके क्षारीयता का क्रम, जो एमीन है इसके क्षारीयता का क्रम बहुत अच्छे से याद रखना है, वो आएगा ही पेपर में, एमीन के क्षारीयता का क्रम। अब कोई सा ही पूछ लेगा कि ये एमीन इससे अधिक क्षारीय है या इससे कम क्षारीय है, ऐसा पूछ लेगा। जैसे आपको पता है ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय ये में एमीन है, तो इसमें जैसे मान के चलो, इधर देखो, ये आपका प्राथमिक एमीन है, ठीक है। देखो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ पूरा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो ये मेरे पास क्या है बेटा, अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया, अमोनिया। और ये बेटा मेरे पास क्या है, एनिलीन, एनिलीन मतलब रिंग के ऊपर बेटा क्या, NH2, एनिलीन है, ठीक है। अब इससे आपका मैथिल एमीन लिखता हूँ, मैथिल एमीन, है ना। तो ये मैथिल एमीन है या फिर ये एथिल एमीन है, मैथिल एमीन, और ये आपका रहा बेटा एथिल एमीन। तो ये अगर ये द्वितीय एमीन होगा तो ये जो CH3 है इसका होल ट्वाइस और यहाँ NH होगा, है ना। और अगर ये तृतीय एमीन होगा तो CH3 का होल थ्राइस और यहाँ N होगा। तो ये क्षारीयता का क्रम है, ये सबसे कम क्षारीय होता है और ये क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। आपसे ये पूछ लेता है कि मैथिल एमीन और अमोनिया में कौन अधिक क्षारीय है, तो ये क्षारीयता का बढ़ता क्रम है बेटा, ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। तो ये ज्यादा अधिक होगा, ये अधिक क्षारीय होगा, है ना, और ये कम क्षारीय होगा। तो ये आपको याद रखना है ये क्रम, ठीक है ना। चलो, अब क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म है इसको भूरी या कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या होता है, देखो डी और एफ ब्लॉक से क्या होता है, हमें क्वेश्चन आते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। अब संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों करते हैं। संकुल यौगिक में संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्यों होती है। संक्रमण तत्व मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको कंप्लीट करना है ना। तो ऐसे करके हमें इस यूनिट में, देखो मैंने आपको जितने मेरे मुंह से शब्द निकले, जितने मेरे मुंह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट। एक और क्वेश्चन मेरे भाई इसमें ऐड कर लेना कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे करके आपको इतना अगर आप कंप्लीट कर ले तो मैं नहीं मानता कि आप इतने परसेंटेज नहीं बना पाओगे, 100% बनाओगे भाई। मेहनत तो एक बार करो, सही दिशा में मेहनत कर तो करो। कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी मेरे भाई हार नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि सभी मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा ना स्कोर करेंगे। मेरी उम्मीद जो है आपसे, उस उम्मीद को पूरा करेंगे, है ना। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट।